नमस्कार। सर, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। कर्नल साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? थैंक यू। थैंक यू। सर नमस्कार। मैंने सुना जम्मू में बहुत बारिश हो रही है और कश्मीर में बर्फ हो रही है। सर, आपसे तो बात नौशीन कर रहा मुबारक हूँ जी। तो तो शिव कशीर नेबर मगर नौशीन मुबारक छी तो दू। नौशीन मुबारक महाराज छो तोहे ते तो वुनकेनस महाराज छ येते जमि डोंट पेवन नेबर बड़ तेज डोंट छ आसान। तो सर यू बहुत यू विल बी लकी इफ इट स्टार्ट स्नोइंग आल्सो। हमारा सही बड़ जान है इस खतरे। यस, बहुत अच्छी बात हाँ, होती अगर बिल्कुल ऐसा होता, बिल्कुल लेकिन वैष्णो बिल्कुल। देवी में अभी पड़ रहा है सर, वहां पर पड़ रही है वैष्णो देवी। वो तो खैर तो हाँ। सर आज का जो सर जो आज आपसे बात करनी है वो ये है कि जो फारुकुल्लाह ने अभी 19 जनवरी को जो कश्मीरी पंडितों का जो एग्जॉडस डे है, उस दिन उन्होंने एक बयान दिया कि जिसमें उन्होंने ये कहा, फारुकुल्लाह साहब ने, कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में हमेशा स्वागत है और सवाल किया कि उन्हें लौटने से कौन रोक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई पंडित परिवार अब बाहर बस चुके हैं, इसलिए ज्यादातर लोग स्थायी रूप से वापस नहीं आएंगे। इस बयान को लेकर बहुत रोष लोगों ने दिया है कि ये कैसी ये बात कर रहे हैं। तो सर, आपका क्या कहना है इस बारे में सर? देखिए विजय जी, मुझे लगता है सबसे पहले हमें फारूक अब्दुल्ला साहब का जो व्यक्तित्व है, पॉलिटिकल पर्सोना, उसके विषय जी, में थोड़ी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जरूर। क्या स्टेटमेंट देते हैं आपको उसका मतलब तभी समझ में आएगा जब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। हम्म, देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस का हाथ थामा है हम्म, जब भी उनको लगा कि उसमें उनका पॉलिटिकल फायदा है। हम्म, हर पॉलिटिशियन का, वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं पर उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, परस्यूट ऑफ पावर। जी, जैसे उनको जहां उनको पावर दिखाई देता है, जो भी उस पावर को हासिल करने में उनकी सहायता करेगा, मदद करेगा, वो उसके पीछे चलते हैं। जी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कई सारे पॉलिटिशियन हैं जो अपने असूलों पर डटे रहते हैं। हम्म, बदकिस्मती से अगर आप फारूक साहब की पूरी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने किसी उसूल का पालन किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ हम्म, जहां ताकत उनको दिखाई दी, वो ताकत हासिल करने के लिए जो कुछ उनको करना पड़ा वो किया उन्होंने। मैं जी, आपको उदाहरण देता हूँ। हम्म, उन्होंने मकबूल भट्ट से हाथ मिलाया, पाकिस्तान जी, चले गए, वहां पीओके चले गए और मकबूल भट्ट के साथ उनकी कितनी फोटोग्राफ्स हैं। फिर वो बिल्कुल, कश्मीर आए, उनको लेकर आपको मालूम है 82 के आसपास जब वो प्रेसिडेंट बने या कुछ ओहदा उनके फादर जी, ने उनको दिया, तो हम्म, वो जुलूस में उनके साथ निकले। मकबूल भट्ट भी उनके साथ है, कई जेकेएलएफ वाले हैं, और क्या कहा उन्होंने, चुओन देश, म्योन देश, कशीर देश, ये नारे भी लगे। जी, उसके बाद शेख उबला साहब जब जिंदा ही थे तो उसके हम्म, दौरान इंदिरा गांधी काफी ताकतवर बन चुकी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी का दामन पकड़ा। और जब बिल्कुल, शेख साहब की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका राइवल था गुलाम मोहम्मद शाह, आपको मालूम है, जी, जी, आपको जो हम जी, पॉपुलरली जिनको गुल शाह बोलते थे, गुल बोलते क्या थे बात। गुल शाह पातशाह बोलते थे। यस, उनकी भी एग्जैक्टली, पकड़ काफी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना हाथ फारूक अब्दुल्ला के कंधे पर रखा और वो चीफ मिनिस्टर बने। हम्म, कुछ ही देर बाद फारूक अब्दुल्ला इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि नेशनली इंदिरा गांधी की अपोजिशन काफी सारी बढ़ रही थी। और उन्होंने जो एंटी इंदिरा गांधी फोर्सेस थी उनके साथ हाथ मिलाया। आपको कई ऐसे चित्र मिलेंगे जो लोहियाट्स के साथ, जो एंटी कांग्रेस, मतलब जिनका पॉलिटिक्स ही एंटी कांग्रेस रहा है, उनके साथ ये बैठे। कई मीटिंग में इन्होंने हिस्सा लिया। वो लोहियाट्स थे, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, जिनका कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल राइवलरी जबरदस्त थी, उनको ज्वाइन जी, किया इसने। हम्म, और क्या क्या प्रचार किया, मैं इसके विषय में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सब लिखा हुआ है उनके शेखुल्ला साहब के जो कैबिनेट मंत्री थे जम्मू के, डीडी ठाकुर साहब, उसने अपनी किताब में वर्णन किया इस चीज का। हम्म, हम्म, हम्म,
उसके जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई तो राजीव गांधी भारी बहुमत से अनप्रेसिडेंटेड वोट से इलेक्शन जीता, तो उन्होंने राजीव गांधी का दामन पकड़ा और फिर 87 का इलेक्शन हुआ। आपको सबको मालूम है 87 इलेक्शन में क्या हुआ। अब देखिए कितने कंट्राडिक्टरी फोर्सेस के साथ ये जो हाथ कर, जब ऐसा हुआ फिर बीच में इसने असैसिनेशन, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पैसे भिंडरावाले के साथ भी ये गया, बात और उनके फोटोग्राफ भी बहुत चर्चा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब अब प्रॉब्लम शुरू होने लगी कश्मीर के अंदर और इसको मालूम था कि अब इसका रहना मुश्किल है क्योंकि जेके काफी सक्रिय हो चुका था, तो उनका फेवर गेन करने के लिए इसने मेरे ख्याल से 35 से 40 हार्डकोर टेररिस्ट को रिहा किया अपनी गद्दी छोड़ने से पहले। तो इसका जो है हमेशा ऐसा ही रहा है, मतलब जहां ये देखते हैं पलटाबारी हो रहा है वही स्पीच दे देगा। जी। अब लेटली जो है अगर आप कुछ देखेंगे 2014 के बाद के पॉलिटिक्स को, ये रामधुन भी गाता है और जब उसको लगता है कि मैं मोदी को खुश करना है तो रामधुन गाता है, और जब इसको लगता है कि नहीं इससे मेरी दाल गलने वाली है, वो कश्मीर में जाकर जब जिलानी साहब जिंदा थे तो उसके लिए बोल रहे थे जिलानी साहब आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। जी। तो इनके कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो इनके घोर विरोधी थे मौलवी फारूक, उमर साहब के फादर, उनके साथ भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा डबल फारूक करके, हालांकि ट्रेडिशनली वो एक दूसरे के दुश्मन है, आपको मालूम है। तो ऐसे आदमी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो जहां उनको लगता है कि इसी में मेरी दाल गलने वाली है वही स्टेटमेंट देता है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको 2-3 मिनट में मैं बताऊंगा कश्मीरी पंडित निकला क्यों वहां से। देखिए कश्मीरी पंडित 88 से किलिंग शुरू होने लगी, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वहां नारे क्या लगे मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि उनको तो पता है लेकिन मॉडर्न जनरेशन को, जो खासकर कश्मीरी मुस्लिम यूथ है, उनको नहीं पता है, उनको इन चीजों से वंचित रखा गया। मैं आपको बताता हूँ नारे क्या लगते थे लाउड स्पीकर से। जालिमों और काफिरों कश्मीर हमारा छोड़ दो, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ला शर्किया ला गर्बिया इस्लामिया इस्लामिया, मतलब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देयर विल बी ओनली इस्लाम। इस्लाम हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है, जिहाद हमारा रास्ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनवन पाकिस्तान, बटो वरे बटन्यूसान। पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथ में रखो कलाशनिकोव। पीपल्स लीग का क्या पैगाम, आजादी और रिश्ता। मतलब ऐसे टाइप के नारे लगते थे। इसमें आप बताइए कश्मीरी पंडितों के लिए कौन सी जगह बची थी कश्मीर में। फिर हुई किलिंग्स शुरू। अब किलिंग्स में आपको बता देता हूँ किलिंग्स किस लिए हुई। किलिंग्स 2-3 वजह से हुई। एक, आप काफिर हो, मतलब नॉन मुस्लिम हो। दूसरा, आप उनकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हो, और आप हिंदुस्तानी हो। ये 3 चीजें थी। पहले 2 तो कश्मीरी पंडितों को अप्लाई करती थी, तीनों कश्मीरी पंडितों को अप्लाई कर, लेकिन कुछ मुस्लिम भी थे जिनको ये अप्लाई करते थे। तो इसलिए कश्मीरी हिंदू ही नहीं मारा उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को। मैं आपको गिना लेता हूँ। देखिए मैं नाम गिनता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ नाम गिना देता हूँ मैं। 89 की बात करता हूँ। टिकलाल टपलू, नीलकंठ गंजू, शीला कोल, अजय कपूर, ML बान, बलदेव राज, कृष्ण गोपाल, सतीश टिकू, रतन लाल, लसित कोल, अनिल बान, अशोक काजी, नवीन सप्रू, PN हंडू, तेज कृष्ण, RN हंडू, BK गंजू, कितने सारे नाम हैं। अच्छा, ओके। नाउ ये तो कश्मीरी पंडित थे जिनको मारा गया। नारे ऐसे लगे, लेकिन मुस्लिम भी थे। मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। मौलाना मसूदी, मौलवी फारूक, पीर मुस्तफा, पीर हसमुद्दीन बांडे, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार रंजूर, मोहम्मद शाहबान,
प्रोफेसर मशीरुल हक, मोहिद्दीन बांडे, अंजुमन मीर, मौलवी शौकत अहमद शाह, अब्दुल मजीद डार, मास्टर एहसान डार, काजी निसार, एडवोकेट मोहम्मद सुल्तान भट्ट, कई सारे ऐसे नाम हैं। अब ऐसे हालात में कहाँ हमारे लिए वहां जगह थी, या कहाँ किस हिंदुस्तानी जो जो मुसलमान इनके विचारधारा के साथ ताल्लुक नहीं रखता था उसके लिए कहाँ जगह थी। तो इसलिए हो गया वहां से पलायन। अब हम चलते हैं कि अब चलो वो तो तब हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने कभी ये स्टेटमेंट बदली की है या किसी कश्मीरी पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट से मना, बल्कि उन्होंने रीइंफोर्स किया है कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने बोला जाओ निकले। 5,000 साल से कश्मीरी पंडित रह रहा है, हर गांव में रह रहा है, सिटी में रह रहा है, और सब यादें उनकी वहां, सब रिलीजियस आइकॉनिक साइट्स वहां, उनकी नौकरियां वहां, उनकी जायदाद वहां, उनके बगीचे वहां है। और जगमोहन ने बोला उठो और जाओ, क्योंकि आप एक्सकर्शन में ले जाएंगे आपको, जैसे हमको चश्मेशाही शालीमार बाग एक्सकर्शन में ले जाते थे ना, -5 डिग्री टेम्परेचर में, हम उठ के चले गए क्योंकि जगमोहन ने हमें बोला जाओ। कम से कम आजकल के जो यूथ है उनको तो ये पता होना चाहिए कि भाई कौन निकलेगा ऐसे अपने घर से सब कुछ छोड़कर, और फिर जम्मू की गर्मी में उन टेंट में सांपों और बिच्छू के बीच में वो जो कैंप बने उनमें रहेगा, कौन जाएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी के ऊपर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोले कि भाई ये हमने उनको भगाया है, और हमने का मतलब है कश्मीरी मुसलमानों ने। क्योंकि मैं आपको जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ 1991 के एंड तक तकरीबन 90% तो चले गए थे वहां से। इस दौरान सिर्फ JKLF वहां पर हावी था, ये हमें याद रखना चाहिए। और JKLF वाज प्योरली इंडिजिनस, उसमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमान ही था। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन, वो भी कश्मीरी मुसलमान ही थे इंडिजिनस उसके, लेकिन उसके कुछ कार्डर्स जो लीडर्स जो थे, कमांडर्स जो थे ग्राउंड पर, वो पाकिस्तान के थे। और LET तो उसके बाद आया, तब तो कश्मीर खाली हो चुका था पंडितों से। बिल्कुल, LET तो बाद में। सो अब कह रहे चलो जी वो तब हुआ, अब वापस क्यों नहीं आ रहे भाई। मैं आपको एक रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापा था जी 95 के आसपास कि भाई 18,000 हाउसेस वर बर्न्ड, कश्मीरी पंडितों के 18,000 हाउसेस वर बर्न्ड। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, अगर आप चाहिए तो मैं कोट भी कर सकता हूँ जी। वो कहाँ जाए, जो बाकी कुछ बचा था तिमाही मुजमलस करना, मूली के दाम वो बिक गए, बिकॉज कहाँ जाते कश्मीरी पंडित, टेंटू में रह रहे थे, बच्चों की पढ़ाई करनी थी, कहाँ जाते वो, तो उनको जो मिला उसी में उन्होंने बेच दी। अब समस्या ये थी कि आज भी अब फारूक अब्दुल्ला क्यों ऐसे सरकास्टिक रिमार्क पास करता है। और मैंने उनके वो फेसबुक में गया, कई सारे कश्मीरी मुसलमान इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसने जो कहा, और वो कश्मीरी पंडितों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रहे हो आप, कश्मीरी पंडित विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या। हजारों करोड़ों की जायदाद तुम लोगों ने कश्मीरी पंडितों से ली और उसमें आप रह रहे हो, उसको करोड़ों रुपया आपने बनाया, और आप कह रहे हो कि हम कश्मीर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुफ्त में कश्मीरी पंडितों को, क्या मिल रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। राशन मिल रहा है, 13,000 रुपये रिलीफ मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया। 75% लोगों ने रजिस्टर किया ही नहीं, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक प्राउड हिंदुस्तानी है, प्राउड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, वो नहीं करेगा, ऐसे भीख नहीं मांगेगा। अब सर जिनको मिल भी रहा है ना, जिनको मिल भी रहा था, बहुत सारे उसमें भी कट गए सर, बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको भी नहीं मिल रहा है। जी, उनको भी नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान एक बड़ी विचित्र देश है जहां 80% पॉपुलेशन हिंदू की, और हिंदू ही विक्टिम है। अब सवाल ये है कि हिंदू कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं जा रहा, उनको क्यों, किसने रोका, ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है। देखिए बिल्कुल, जब कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की बात आई, एक मुझे वो सन याद नहीं है, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे तब,
शायद मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर, उन्होंने असेंबली में बोला हम एक प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए अलग बस्ती बना रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडित वापस आए। ये उन्होंने बोला या किसी ने असेंबली में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दबदबा कश्मीर सड़कों पर आ गए, हम नहीं बनने देंगे। कह रहे ये आरएसएस वाले हैं, हम नहीं इनको बनने देंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस वजह से कश्मीरी पंडित नहीं जा रहे। दूसरा, कुछ कश्मीरी पंडित तो गए, जैसे मैं बताता हूं आपको, कुछ कश्मीरी पंडित जाते, लेकिन अगर आप देखेंगे 97 मतलब 97 में हमको निकले हुए 7 साल हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हमको टारगेट किया गया, हिंदुओं को खासकर टारगेट किया गया। 97 संग्रामपुरा, 98 वंधामा, 98 प्राणकोट, 98 चपनारी डोडा, 2000 क्षिति सिंहपुरा, 2000 अगेन अमरनाथ पिलग्रिम्स। तो ऐसे करके ये किलिंग्स जो है कंटिन्यू 2002 में, मतलब आज से 23 साल पहले कासिम नगर में 29 हिंदू लेबरर्स की मृत्यु हो गई। तो नंदी मर्ग इनमें हुआ 2003 में। ऐसे करके 2006 में फिर 35 मारे गए। तो ये हिंदुओं को टारगेट करना, क्या आप मैसेज दे रहे हो कि आप नहीं यहां वापस आ सकते? ओके, अब चलो वो बात भी भूल गए। अब जी आप कह रहे हो कि बड़ा सुरक्षित वातावरण, बहुत सुरक्षित है। तो आप देख लीजिए आपने क्या किया उसके बाद। लेटेस्ट मतलब आर्टिकल 370 हटने के बाद, और मोदी को तब 6 साल हो गए थे आए हुए, इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया। मैं आपको नाम बताता हूं, कुछ नाम है मेरे पास, कुछ नहीं है। अजय पंडिता सरपंच, सतपाल सिंह, कृष्णा डाबा ओनर, आकाश मेहरा का बेटा, वो आकाश मेहरा उसका बेटा रमेश मेहरा, राकेश पंडिता, मक्खनलाल बिंद्रू, मोहम्मद शफी लोन प्रेसिडेंट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन, दीपक चांद, सुखविंदर कौर, विनोद। तो ऐसे कई सारे आपको, इसमें आपको जो मुस्लिम नाम है ना, वो इनकी विचारधारा से मेल नहीं रखते थे, उनको भी मार दिया। तो ये तो 3 साल पुरानी बात है। राहुल भट्ट को तो अंदर ऑफिस में ही मारा। राहुल भट्ट, मैंने बोला ना, मैंने तो नाम गिन रहा हूँ रैंडम कई। तो ये जो कश्मीरी पंडित गए थे वापस, क्या आपने उनको स्वागत किया फूल माला डाल के? आपने तो उनको मार दिया। ये बैरियर है। बैरियर ये नहीं है कि किसी ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया बानिहाल के आउटलेट जो कश्मीर में जाता है, बानिहाल टनल के आउटलेट के सामने, उनको बंद कर दिया। दिस इज द आउटलेट। कहां जाएंगे वो? किस घर में रहेंगे? रहेंगे तो क्या आप सुरक्षा प्रदान करोगे? अभी ये सब ठीक है। अभी लास्ट ईयर पहलगाम हुआ। पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में मजहब पूछकर मार दिया गया, जो हिंदू था उसको मार दिया गया। और ये भी सबको पता है अभी कि उनको शेल्टर देने वाले, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले कश्मीरी थे। जी जी बिल्कुल। अगर वो धर्म पूछकर उनको मारा, तो हमारे को तो धर्म भी नहीं पूछता, तो उनको पता है ये कौन है। ये बैरियर है फारूक साहब। बैरियर ये नहीं है किसी ने वहां पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया इसलिए बानिहाल से बाहर नौगांव में, काजीगुंड में नहीं पहुंच सकते। बैरियर ये है। और सबसे बड़ा बैरियर तो आप हो, क्योंकि आपके पास, क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो जो कई सालों से सिंगल विंडो टू इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस, इंटरनेशनल फोर्सेस और इंडियन पॉलिटिशियंस, अभी तो नहीं लेकिन काफी हद तक आप यूर सिंगल विंडो टू कश्मीर। किसी को कश्मीर में कुछ पता करना था तो फारूक अब्दुल्ला साहब के थ्रू ही जाएगा, लेकिन आपने भी उसी अनसर्टेनिटी को, कश्मीर को गुमराह करने के लिए और झूठ बोलने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर एक चीज मैं थोड़ा ऐड करूं इसमें स्लाइटली, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा प्लीज। सर चूंकि मैं सरपंच वहां रहा हूं, मैंने 6-7 साल पीछे वहीं बिताए हैं, तो जो कश्मीरी पंडित किसी वजह से वहां फंसे थे, नहीं निकल पाए थे, जो ही 2021-22 में टारगेटेड किलिंग शुरू हुई और उसमें जो वहां रहते थे उनको भी मारा गया,
और जो वहां रहते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरन एक किस्म से, जो किसी तरीके से अब बेचारे वहां रहते थे, उनको वहां बैठने नहीं दिया गया, उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर किया गया और उनको सेफ प्लेसेस पे, टाउन्स में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम तो जम्मू फिर शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां सिक्योरिटी भी उनको बैठने नहीं दे रही थी। अब बताइए इस हालात में ये स्टेटमेंट क्या आता है? क्यों? क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि इवन द सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं दे सकते उनको जो सिक्योरिटी चाहिए। आफ्टर ऑल एक गांव में एक कश्मीरी पंडित घर बचा हुआ है, आप कैसे उसको सिक्योर सकते हो 24/7? पॉसिबल नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कर सकते हो, फारूक अब्दुल्ला को एसपीजी प्रोटेक्शन देकर, ब्लैक कार्ड कमांडोज देकर प्रोटेक्ट कर सकते हो एक इंडिविजुअल को। आप पूरी फैमिली को तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा है। तो क्योंकि हिंदुस्तान भी नहीं चाहता कि ये एक पंडित मरे और पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में वो न्यूज बने, बिकॉज हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट्स है उनका भी तो हमारे प्रति कोई खास लगाव नहीं है। हमारे हमारी समस्याओं के का ध्यान तो है ही नहीं उनको। मैं ये बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हाँ, जरूर है हमारे मुद्दे को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बेनिफिट लेने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडित है नहीं इस चीज का हिस्सा। तो आप बताओ कश्मीरी पंडित क्या करेगा, कैसे जाएगा कश्मीर, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? ये एक मानी हुई बात है, किसी भी देश में मेजॉरिटी का फर्ज होता है कि वो मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे, और ऐसा हमने देखा भी है कश्मीर में। ऐसा ही होता था, भाईचारा था आपस में। वो जब ट्रस्ट टूट गया कि अपने ही लोगों ने मारना शुरू कर दिया, तो वो ट्रस्ट कहां से वापस आएगा? फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट से थोड़ी आएगा। फारूक अब्दुल्ला और ये जितने भी गुपकार गैंग या गुपकार पार्टी जो भी उन्होंने बनाई थे, अब तो आपस में फिर लड़ रहे हैं, उनको एक जॉइंट स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई जगमोहन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अस आउट, वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग। इनफैक्ट मुझे उमर अब्दुल्ला साहब की एक स्टेटमेंट मालूम है, उन्होंने दी है एक स्टेटमेंट कि हमने सबने आंखें मूंद ली जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था जी, उसने दी एक स्टेटमेंट। लेकिन पब्लिकली फॉर्मली किसी ने ये बोली नहीं ये बात। तो कश्मीर का आज का नौजवान भी, बल्कि मैं तो कश्मीर की बात क्यों कर रहा, ये तो नैरेटिव बन गया, इंडिया में भी ये नैरेटिव बन गया कि जगमोहन ने हमको बोला निकलो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज थोड़ा सा देख रहा था, कुछ लोग जो है इनको क्वेश्चन करे, भी आपने गुपकार की बात की, तो जो गुपकार रोड है उस पे इनकी कोठी है, वहां ही रहते हैं लोग। इनको क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर आप में हिम्मत है अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के अपने घर के बाहर मेन गुपकार रोड पे चल के दिखाओ आप सिक्योरिटी के बगैर। विजय जी आप मेरे को ये बताओ, फारूक अब्दुल्ला ने इनकी गेम खेली, इनके ही कार्ड्स खेले, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शेख अब्दुल्ला की कब्र को बचाने के लिए, उसको कोई बेहुरमती ना करे, उसमें सीआरपीएफ क्यों तैनात करी? पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज भी है इसमें, कई सारे पॉलिटिशियन मारे गए। अब मैंने लिस्ट गिनाई आपको, वो बहुत छोटी सी लिस्ट मैंने पढ़ी, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है जहां पर कि बहुत प्रोमिनेंट कश्मीरी मुस्लिम्स को मारा गया। अब्दुल्ला फैमिली को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हाथ मिलाया क्रूशल टाइम पर उनके साथ, तो उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो शोर मचा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के बरखिलाफ, तो ये बार बार ही बोलते हैं बिकॉज वी आर अ पंचिंग बैग, हमें हर एक आदमी आकर पंच करता है। तो आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, ये गुपकार रोड पर बैठे हुए हैं, निकलो ना कभी बाहर। जैसे पॉलिटिशियन का काम है डेमोक्रेसी में लोगों के साथ मिलना जुलना, आप क्यों नहीं निकलते? आपके आगे पीछे, यहाँ दिल्ली में भी मैं देख रहा था, एक शादी में था मैं, वहां फारूक साहब आगे और 10 मन्ना तो एसबीजी वालों ने उसको घेर के रखा हुआ था दिल्ली में। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये बिल्कुल ये जो है हिपोक्रेसी है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और इससे उनका पॉलिटिकल फायदा होता होगा, लेकिन सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो सर ऐसे स्टेटमेंट्स ये देते भी कि मेन तो मुझे लग रहा है ये जैसे आपने बताया पॉलिटिकली, भैया कश्मीरियों को खुश करना है कि देखो जी मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, वोट मिलने के चक्कर में
जिस दिन कश्मीरी मुस्लिम, मैं मुस्लिम बार बार बताऊं क्योंकि वहां पर उन्हीं की पब्लिक ओपिनियन, उन्हीं का नैरेटिव चल रहा है, जिस दिन वो ये बताएगा कि नहीं हमने कश्मीरी पंडितों को निकाला, ये भी वही बोलेगा, ये भी वही बोलेगा। देखो, लीडर को ट्रेंड सेट करना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ फारूक अब्दुल्ला वो ट्रेंड नहीं सेट कर पाए, वो उन्हीं को रीइंफोर्स करते जो पब्लिक परसेप्शन इन्होंने खुद ही बनाया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सब कश्मीरी लीडर्स यही कहते हैं, जगमोहन ने भगाया। अरे जगमोहन ने कैसे, जगमोहन ने कैसे बढ़ा, 18 जनवरी को उसने टेक ओवर किया। फारूक अब्दुल्ला ने 18 दिसंबर को ही, 18 जनवरी को ही रिजाइन किया। गवर्नर ने जम्मू में कसम ली, उसको आना था उसी दिन श्रीनगर, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि जहाज नहीं आ पाया, वेदर खराब था। और 19 जनवरी को ये सब तमाशा हुआ, और 19 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया, बोला जी ये तो जगमोहन की गलती है। अब मतलब कोई कश्मीरी इस बात को यकीन करेगा तो वो तो उनकी मेंटल बैंक्रप्सी है ना। जिस दिन उसने चार्ज लिया उस दिन पड़ा। हाँ, और आग लगा कर लंदन चले गए। बिल्कुल। आई डोंट थिंक हिस्ट्री बहुत हार्शली फारूक अब्दुल्ला को जज करेगी, बहुत हार्शली जज करेगी। अभी तो मजे में है, लेकिन हिस्ट्री विल जज हिम वेरी वेरी हार्शली। बिल्कुल सर, आपने जिस हिसाब से बात की, और मुझे लग रहा है कि जो न्यू जनरेशन जिनको आपने एड्रेस किया है, उनको पता होना चाहिए कि वाकई में क्या हुआ और फारूक अब्दुल्ला का क्या रोल रहा है कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने में। ये मैं घर से बेघर करने में, घर से बेघर करने में, और उनको वापस ना आने देने में बिल्कुल उनका बड़ा रोल, सही है, इनका बड़ा रोल है। तो सर इसमें कुछ और ऐड करना सर, मुझे लग रहा है हमारा सारा हो गया। तो सर सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उन सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज हमारी इस चैनल जो है द कश्मीर डायलॉग को अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो जरूर फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हम फिर से मिलेंगे कर्नल तेज ठाकुर जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू विजय जी, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।